सोमवार को मेडिकलों पर ताले लगाकर 3 दिवसीय हड़ताल छेड़ने वाले राज्य भर के मेडिकलों पर लटके ताले हाईकोर्ट के निर्देशों पर मंगलवार को खुल गए। हाईकोर्ट ने दवा व्यापारियों से उनके मुद्दों पर हल निकालने का आश्वासन सरकार से दिलाया है। उसके बाद केमिस्टों ने अपनी हड़ताल पीछे लेने का ऐलान कर दिया और राज्य भर के मेडिकल मंगलवार से खुल गए। मुंबई हाईकोर्ट में ग्राहक सुरक्षा समिति से संबंधित एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा औषधि विक्रेताओं की मांगों और समस्याओं से संबंधित मसलों पर नागपुर में 19 दिसंबर को बैठक कर मामला हल करने का वादा किए जाने पर भरोसा रख महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने सोमवार से जारी 3 दिवसीय हड़ताल खत्म कर बंद वापस लेने और राज्य विधानसभा पर मोर्चा न निकलने का निर्णय लिया है। प्रधान जज न्यायमूर्ति मोहित शाह की खंडपीठ के समक्ष सरकार ने कहा कि वह केमिस्टों की शिकायतों के निवारण के लिए गठित समिति की बैठक 19 दिसंबर को नागपुर में बुलाकर मसले का हल खोजेंगे। हाईकोर्ट ने इस पर अगली सुनवाई 24 दिसंबर को रखी है। MHCDA के अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे ने बताया कि हाईकोर्ट में सुनवाई के समय केमिस्टों को राहत मिलने की आस लगी है। नतीजतन बंद तत्काल वापस लिया जा रहा है। हड़ताल के तहत सोमवार को राज्य के 55,000 मेडिकल स्टोर्स बंद रहे। इसके तहत विदर्भ के 13,500, अमरावती संभाग के 5,500 और अमरावती जिले के 1,500 औषधि दुकानों के शटर सोमवार को न खुलने से मरीजों और उनके रिश्तेदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अमरावती केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय बोबड़े ने इस हड़ताल को खत्म करने बाबत की पुष्टि कर दी। वे सिटी न्यूज से बात कर रहे थे। नमस्कार, मी संजय बोबड़े, अध्यक्ष अमरावती जिल्हा केमिस्ट ड्रगिस्ट संघटना। आपणा सर्व जनतेला माहीतच असेल की आमच्या संघटनेने महाराष्ट्र राज्यस्तरीय बंद पुकारला होता 16, 17 व 18 डिसेंबर रोजी। परंतु कालचा दिवस आमचा अत्यंत यशस्वीपणे बंद आमचा सक्सेस झाला आणि हायकोर्टाने मध्यस्थी केल्यामुळे शासन आणि प्रशासन आमची संघटना या तिघांमध्ये एक कमिटी बनवून येत्या 19 डिसेंबरला मीटिंग होणार आहे, सभा होणार आहे। त्यामध्ये निर्णय देऊन आमच्या समस्यांवर तोडगा काढण्याचे आदेश संघटनेला आणि प्रशासनाला हायकोर्टाने दिले आहे। तर हायकोर्टाच्या आदेशाचा सन्मान करून आमच्या संघटनेने हा संप मागे घेतलेला आहे आणि जनतेला झालेल्या गैरसोयीबद्दल मी संघटनेतर्फे दिलगिरी व्यक्त करतो। धन्यवाद। शहर के रास्तों की बदहाली तकलीफों का अंबार खड़ा कर चुकी है। ये रास्ते, उन पर पड़े गड्ढे, अवैध रूप से निर्मित रपटे सड़क का वजूद ही खत्म कराने तुले हैं। महकमा इस ओर ध्यान दे। बडनेरा रोड से शारदा नगर मार्ग पर डॉक्टर राठी के अस्पताल के सामने पानी की पाइपलाइन बिछाने का कार्य जारी था। न जाने किस कारण काम अधूरे में छोड़ दिया गया और उस मार्ग पर की जमीन खसकर गड्ढा बन गया है, जो रहदारी के लिए सरदर्द साबित हो रहा है। आने जाने वाले वाहन इन गड्ढों में धंस पड़ते हैं। शहर के रास्तों की बदहाली तकलीफों का अंबार खड़ा कर चुकी है। ये रास्ते, उन पर पड़े गड्ढे, अवैध रूप से निर्मित रपटे सड़क का वजूद ही खत्म करने तुले हैं। महकमा इस ओर ध्यान दे। सर, मैं अतुल देशमुख पिछले 2 घंटे से ये गड्ढे की वजह से परेशान हूँ। मैं हॉस्पिटल में जा रहा था कोई काम से और ये गड्ढे की वजह से 2 घंटे से मेरे कुछ दोस्त लोग अभी हेल्प किए, उसको टो करके निकाले, तब गाड़ी निकाल सके। ऐसे गड्ढे रह गए, इतना बड़ा रहेगा तो क्या होगा, आप ही देखिए। हमारा यातायात महकमा खुद ही खुद के बनाए नियम तोड़ रहा है। ये यातायात महकमा खुद ही अपने बनाए नियम भुला चुका है, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं होता तो महकमा पर्याप्त कार्रवाई करता, लेकिन हो बिल्कुल उल्टा रहा है। इसी पर ध्यान आकर्षित करते पेश है यातायात का पंचनामा करती ये रिपोर्ट। शहर की ट्रैफिक बिगाड़ रखी है ट्रैफिक वालों ने। ट्रैफिक वाले खुद ही भूल गए हैं खुद के नियम। ये सिटी न्यूज पुख्ता दावे के साथ और ठोस सबूतों के आधार पर कह रहा है। अब पेश है इसके सबूत। ये मार्ग हर शहरवासी जानता है। सक्कर साथ से लेकर सरोज चौक तक का ये रास्ता, इस रास्ते पर सक्कर साथ से सरोज चौक तक वन वे लागू किया गया है। ये वन
वन वे सिर्फ चालान वसूली का फंडा है, बाकी कुछ भी नहीं, क्योंकि इस वन वे के नियमों का पालन हो ही नहीं रहा। सरोज चौक से जवाहर गेट इस मार्ग पर रास्ते के दोनों ओर व्यापारी दुकानों की भरमार है। दिन भर भारी भीड़भाड़ इस मार्ग पर होती है और इस मार्ग की यातायात भी दिन भर बाधित रहती है। ये सब बदल सकता है अगर ट्रैफिक विभाग बदलना चाहे तो। आपको बता दें कि सरोज चौक से जवाहर गेट तक की पार्किंग व्यवस्था सुचारू करने मार्ग पर समविषम पार्किंग घोषित है। वैसे फलक भी यहाँ बिठाए गए हैं, लेकिन ट्रैफिक वालों को ये बात मालूम ही नहीं। फलस्वरूप इस मार्ग पर रास्ते के दोनों ओर वाहनों की कतारें लगी रहती है। फिर यातायात पुलिस करती क्या है? तो जवाब है वसूली, टाइम पास और यातायात को बिगड़े रखने का। यहाँ तैनात ट्रैफिक वाले इस ओर ध्यान नहीं देते, न ही अधिकारी वर्ग इस पर निर्देश देते हैं। मतलब ट्रैफिक वाले खुद के बनाए नियमों को कचरे की टोकरी दिखाते हैं। ये सब सिटी न्यूज लाइव तस्वीरों से प्रमाणित कर दिखा रहा है। तमाम अधिकारी वर्ग आंखें खुली रख ये देखें, इस मार्ग पर तैनात ट्रैफिक वाले न वन वे के नियमों का पालन करते हैं, न पार्किंग के नियमों का। ये ट्रैफिक वाले अपने अपने सुविधानुसार दुकानों, होटलों में बैठकर सिर्फ औपचारिक ड्यूटी देते हैं और चालान वसूलते हैं, बस। सबसे बड़ी बात तो अधिकारी भी इस पर अनदेखी कर रहे हैं और ढोल पीटे जा रहे हैं यातायात सुधारने के। है ना कमाल? शहर की चरमराई यातायात प्रमुख त्रासदी बन उभरी है। यातायात महकमे की अनदेखी ही इस त्रासदी का प्रमुख कारण है। ये विशेष बडनेरा से अमरावती आने वाली बसें हम खास गदरेज चौक पर रुकती ही है। वहां लगे ट्रैफिक सिग्नल के कारण अन्य वाहन भी वहां रुके होते हैं। इस पर पैसेंजर मिलने रिक्शा, ऑटो रिक्शा का जमाव यहां अपेक्षाकृत गर्दी हो जाती है। अगर गदरेज चौक से अंबादेवी रोड जाना हो तो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने की आवश्यकता नहीं। फिर भी वाहन धारक गदरेज चौक से अंबादेवी रोड जा ही नहीं सकता, कारण रास्ता रोके खड़े रिक्शा व ऑटो रिक्शा, अस्त व्यस्त खड़ी गाड़ियां। इस चौक पर ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी तो है, लेकिन शायद इस समस्या पर उनका ध्यान ही नहीं। यातायात सुचारू रूप से चलाने गदरेज चौक व एसटी डेपो के पास से रिक्शा वालों का अवैध कब्जा हटाना आवश्यक है। यहाँ आम जनता की राय है। शिक्षण महर्षि डॉक्टर पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख इनकी 115वीं जयंती विभिन्न कार्यक्रमों के श्रृंखला से मनाई जाएंगी। 20 दिसंबर से 12 दिसंबर तक क्रीड़ा स्पर्धा, आरोग्य शिविर, अर्थशास्त्री परिषद, साहित्य सम्मेलन, फूल खेती, चित्रकला प्रदर्शनी ऐसे विभिन्न कार्यक्रम इस जयंती उत्सव दौरान संपन्न होंगे। शिवाजी शिक्षण संस्था के ओर से मंगलवार को एक पत्र वार्ता में इस जयंती उत्सव की जानकारी विशद की गई। भाऊसाहेब देशमुख यांचा 115वा जयंती उत्सव मोठ्या थाटामाटाने आपण साजरा करीत आहोत आणि त्यातून भाऊसाहेबांचं कार्य आणि नवे संकल्प या दृष्टीने लोकांना प्रेरणा मिळावी म्हणून हा जयंती उत्सव जागृतीसाठी आपण साजरा। किसानों के विभिन्न मुद्दों पर मंथन करने किसान मित्रों का चर्चा सत्र शहर में जारी है। इस चर्चा सत्र में देश भर के किसान मित्र सहभागी हुए, जो किसानों की समस्याओं पर सकारात्मक मंथन कर रहे हैं। अमरावती में देश भर के किसान मित्र एकत्रित आए हैं। इन किसानों का बहुआयामी चर्चा सत्र शहर में शुरू है। किसान आत्महत्या, फसल बर्बादी, किसानों की सरकार स्तर से हो रही अवहेलना, इन महत्वपूर्ण विषयों पर गहन मंथन इस चर्चा सत्र में हो रहा है। अब देखो देश की राजनीति, हम यहाँ किसानों के आमदनी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, फसलों के दाम बढ़ाने की बात कर रहे हैं और देश की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां
किसान विरोधी बात कर रही है। मेरे हिसाब से तो इस चुनाव के अगर किसान की मन से परिभाषा करे तो नाग चुनाव हारे और सात नाग ने चुनाव जीता, ऐसा अगर कहूं तो अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। अभी किरण ने यहां बात की किसान की आमदनी की बात को हमने मुद्दा बनाना चाहिए। गुरनाम सिंह जी ने बात की कि पंजाब में, हरियाणा में जहां हरित क्रांति हुई है वहां पे भी किसान की आमदनी कम हो रही है और उन्होंने देश के कुल उत्पादन में खेती का हिस्सा कैसा कम होते जा रहा है इसकी बात की। किरण कुमार जी ने भी उसी के तरफ संकेत दिया है। हेमंत कुमार ने भी वही बात रखी, उन्होंने कहा कि कृषि मूल्य आयोग को कोई स्टैट्यूटरी बाइंडिंग ही नहीं, वो करना चाहिए। मैं बात को छोटी करने के लिए जो मैं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सामने 30 जून 2006 को बोला था और उनसे वो कमिटमेंट आ गया था, उसके तरफ आपका ध्यान खींचता हूं कि इस सब का समावेश उसमें था। मैंने उनको ये कहा था, बाकी की चीजें तो बहुत देती हूँ, आगे इसमें कहूंगा, पर मैंने उनको कहा था कि जब कभी भी आप इस देश में 6वां वेतन आयोग लागू करोगे उस समय 6वें वेतन आयोग का कम से कम वेतन जो है वो हमारे कृषि मजदूर भाई बहनों को होना चाहिए और उस वेतन को हिसाब में लेकर कृषि मूल्य आयोग ने समर्थन मूल्य की घोषणा करनी चाहिए और वो मार्केट इकोनॉमी में नहीं मिलेगा। मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं जो कॉर्पोरेटाइजेशन की बात की है, मार्केट इकोनॉमी में नहीं मिलेगा, उसके लिए सरकार का इंटरवेंशन चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने जवाब देते समय ये कहा था इसका कि मैं मानता हूं कि कृषि मूल्य आयोग के काम करने के पद्धति में बदल होना चाहिए और दिल्ली जाकर मैं कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्षों को बुलाकर उनसे बात करता हूं। और दोस्तों, आपके सामने मैं ये भी आंकड़ा देना चाहता हूं कि उसके बाद में 2009 के चुनाव के पूर्व जो फसलों के दाम घोषित हुए थे वो पहली बार भारत में 28% से 50% तक के सपोर्ट प्राइसेस बढ़ाई गई थी। 2030 रुपए कपास की सपोर्ट प्राइस थी, वो 3000 रुपए दी गई थी और उस साल महाराष्ट्र में पूरा कपास सरकार को खरीदना पड़ा था क्योंकि बाजार में वो दाम ही नहीं थे। इसी सरकार ने चुनाव से पूर्व चुनाव को प्रभावित करने के लिए नहीं बोलते बोलते 7वें वेतन आयोग की भी घोषणा कर दी। 1980 से 90 तक के किसान आंदोलन देश में था, आत्महत्या नहीं थी, आंदोलन था। 1991 के बाद में नई आर्थिक नीति आ गई, ग्लोबलाइजेशन आ गया, लिबरलाइजेशन आ गया, किसानों की आत्महत्या शुरू हो गई। इस किसान परिषद में दिल्ली से दिलीप रेड्डी, पूर्व न्यायमूर्ति बीजी कोरसे पाटिल, शेतकरी संगठन की विजय जावथिया, पूर्व न्यायमूर्ति जस्टिस सुरेश, पूर्व विधायक पाशा पटेल समेत अनेकों किसान मित्र शामिल है। किसानों के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर ये किसान मित्र चर्चा सत्र जारी है। जिले के वरुड़ में प्रस्तावित पंडरी प्रकल्प को भूमि देने वाले किसान उन्हें दी जा रही रकम बढ़ाकर मांग रहे हैं। मुआवजे की रकम बढ़ाकर देने का मांग पत्र इन प्रकल्पग्रस्तों ने जिलाधीश को सौंपा। मौजे पुसला निवासी किसानों ने मंगलवार को जिलाधीश को एक निवेदन सौंपकर पंडरी मध्यम प्रकल्प को भूमि देने वाले किसानों को मुआवजे की रकम बढ़ाकर दी जाए ये मांग की। शासन पंडरी प्रकल्पग्रस्तों को अंधेरे में रख रहा है, ये आरोप भी इन किसानों ने लगाया।